दोस्तों नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 8 का है। कक्षा 8 के पाठ 7 का है। पाठ का नाम है भारत मानव संसाधन। आपकी सामाजिक विज्ञान के पुस्तक का नाम है पृथ्वी और हमारा जीवन। इससे जितने प्रश्न बन सकते थे बहुविकल्पी, आपको प्रत्येक पाठ को कंठस्थ कराया जा रहा बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा। तो इस पाठ से जितने बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते थे कि आपको पाठ सरल शब्दों में कंठस्थ हो जाए, आसान तरीके से कंठस्थ हो जाए, आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और जानकारी ज़्यादा मिले। तो इसका एक ही मात्र उपाय है कि आप पाठ को बहुविकल्पी प्रश्नों में तोड़कर पढ़ें, ताकि आपको पाठ की संपूर्ण जानकारी हो जाए। तो बहुविकल्पी प्रश्नों का सहारा लिया गया है। जितने बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते थे उतने प्रश्न बनाया गया ताकि आपको पाठ कंठस्थ हो जाए। साथ में आपकी पाठ पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उस अभ्यास का भी हल इसमें आपके पास भेजा जा रहा। तो चलिए हम बिना देरी लगाए आते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला पर। चलिए बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, जिस वस्तु के द्वारा हम कोई कार्य करते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 1, जिस वस्तु के द्वारा हम कोई कार्य करते हैं उसे क्या कहा जाता है? साधन कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है, स्थलीय साधन कहा जाता है या जलीय साधन कहा जाता है? प्रश्न नंबर 1, जिस वस्तु के द्वारा हम कोई कार्य करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है संसाधन। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, किसी देश में यदि वहाँ के लोग कुशल एवं योग्य हैं, किसी देश में यदि वहाँ के लोग कुशल एवं योग्य हैं तो वह उसे देश के लिए उपयोगी साधन बन जाते हैं। तो वो उस देश के लिए उपयोगी साधन बन जाते हैं। जनसंख्या की इस स्थिति को क्या कहा जाता है? प्रश्न को फिर से समझ लें। किसी देश में यदि वहाँ के लोग कुशल एवं योग्य हैं तो वो उस देश के लिए उपयोगी संसाधन बन जाते हैं। जनसंख्या की इस स्थिति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखें। प्रश्न नंबर 2 के ऑप्शन ए अनुकूलतम साधन कहा जाता है, अनुकूलतम जनसंख्या कही जाती है, अनुकूलतम संसाधन कहा जाता है या अनुकूलतम जनसंख्या सुविधा कहा जाता है। अनुकूलतम साधन कहा जाता है या अनुकूलतम जनसंख्या कहा जाता है या अनुकूलतम संसाधन कहा जाता है या अनुकूलतम जनसंख्या सुविधा कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुकूलतम जनसंख्या कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। जनसंख्या की वह स्थिति
जो देश में उपलब्ध भूमि, सुविधाओं एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव न डालते हों, क्या कहलाती है? प्रश्न नंबर 3, जनसंख्या की वह स्थिति जो देश में उपलब्ध भूमि, सुविधाओं एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव न डालते हों, क्या कहलाती है? अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है, या प्रतिकूल जनसंख्या कहलाती है, या सकारात्मक जनसंख्या कहलाती है, या नकारात्मक जनसंख्या कहलाती है? प्रश्न नंबर 3, जनसंख्या की वह स्थिति जो देश में उपलब्ध भूमि, सुविधाओं एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव न डालते हों, क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अनुकूलतम जनसंख्या। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। प्रश्न नंबर 4, प्रतिकूल जनसंख्या की स्थिति कब होती है? प्रतिकूल जनसंख्या की स्थिति कब होती है? ऑप्शन देखें, जब जनसंख्या देश के विकास में बाधक हो, जब जनसंख्या देश के विकास में बाधक हो, जब जनसंख्या का राष्ट्रीय आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, जब जनसंख्या का राष्ट्रीय आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, या ऑप्शन सी, जब जनसंख्या के कारण देश का विकास अवरुद्ध हो जाए। ऑप्शन सी, जब जनसंख्या के कारण देश का विकास अवरुद्ध हो जाए, या ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी लक्षण प्रतिकूल जनसंख्या के हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी लक्षण प्रतिकूल जनसंख्या के हैं। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या लगभग कितनी थी? प्रश्न नंबर 5, वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 111 करोड़ थी, या 121 करोड़ थी, या 131 करोड़ थी, या 141 करोड़ थी? वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या लगभग कितनी थी? तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा 121 करोड़। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत किस स्थान पर है? प्रश्न नंबर 6, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन ए पहले स्थान पर है, ऑप्शन बी दूसरे स्थान पर है, ऑप्शन सी तीसरे स्थान पर है, ऑप्शन डी चौथे स्थान पर है। प्रश्न नंबर 6, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत किस स्थान पर है? तो पहले स्थान पर कौन सा है? पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर भारत है। अब तो आप उत्तर समझ गए होंगे। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7 देखें। 1951 से 1981 की अवधि
जनसंख्या की निरंतर और तीव्र वृद्धि हुई। 1951 से 1981 की अवधि में जनसंख्या की निरंतर और तीव्र वृद्धि हुई। इसका क्या कारण था? प्रश्न नंबर 7, 1951 से 1981 की अवधि में जनसंख्या की निरंतर और तीव्र वृद्धि हुई। इसका क्या कारण था? तो इस कारण को बताना है जिस कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। तो खाद्यान्न आपूर्ति में सुधार हुआ, चिकित्सीय सुविधाओं में सुधार हुआ, मृत्यु दर में कमी आई, या उपर्युक्त सभी बातें सही हैं। प्रश्न नंबर 7, 1951 से 1981 की अवधि में, यहाँ में लिख लेना, जनसंख्या की निरंतर और तीव्र वृद्धि हुई। इसका क्या कारण था? तो इसका कारण था खाद्यान्न आपूर्ति में सुधार हुआ, चिकित्सीय सुविधाओं में सुधार हुआ, मृत्यु दर में कमी आई। तो इस प्रकार उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? 19.9 करोड़ थी, या 20 करोड़ थी, या 21.9 करोड़ थी, या 22 करोड़ थी। प्रश्न नंबर 8, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी 19.9 करोड़। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 नहीं है, 10 आ गया है। तो चलिए भाई, 9 नहीं है, प्रश्न नंबर 10 देखें। प्रति 1000 की जनसंख्या पर, प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 10, प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को क्या कहा जाता है? जन्म दर कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं, जीवित बच्चों की संख्या कहते हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 10, प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जन्म दर कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। मृत्यु दर किसे कहते हैं? मृत्यु दर किसे कहते हैं? ऑप्शन देखें। प्रति 1000 की जनसंख्या पर मरने वालों की जनसंख्या, प्रति 1000 की जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या, या ऑप्शन बी, प्रति 5000 की जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या को, या प्रति 100 की जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या को, या प्रति 10,000 की जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या को।
प्रश्न नंबर 11, मृत्युदर किसे कहते हैं? तो मृत्युदर किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रति 1000 की जनसंख्या पर मरने वालों की जनसंख्या को मृत्युदर कहते हैं। मृत्युदर किसे कहते हैं? तो प्रति 1000 की जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या को मृत्युदर कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। भारत की जनसंख्या का लगभग कितना भाग अकेले उत्तर प्रदेश में रहता है? प्रश्न नंबर 12, भारत की जनसंख्या का लगभग कितना भाग अकेले उत्तर प्रदेश में रहते हैं? 4 भाग अकेले उत्तर प्रदेश में रहते हैं, या 5 भाग अकेले उत्तर प्रदेश में रहते हैं, या 6 भाग अकेले उत्तर प्रदेश में रहते हैं, या ऑप्शन डी 7 भाग अकेले उत्तर प्रदेश में रहते हैं। प्रश्न नंबर 12, भारत की जनसंख्या का लगभग कितना भाग अकेले उत्तर प्रदेश में रहता है? तो भारत की जनसंख्या का लगभग 6 भाग अकेले उत्तर प्रदेश में रहता है, उत्तर प्रदेश में निवास करता है। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। मानव संसाधनों के संगठन से तात्पर्य है उस देश की जनसंख्या की मूलभूत विशेषताएं। जैसे यानी कि वो विशेषताएं कौन सी होनी चाहिए? प्रश्न नंबर 13 फिर से समझने का प्रयास करें। मानव संसाधनों के संगठन से, मानव संसाधनों के संगठन से तात्पर्य है उस देश की जनसंख्या की मूलभूत विशेषताएं, जैसे आयु, या ऑप्शन बी लिंग, या ऑप्शन सी साक्षरता, या ऑप्शन डी जनघनत्व, या ऑप्शन ई जीवन स्तर, या ऑप्शन एफ उपरोक्त सभी। तो मानव संसाधनों के संगठन से तात्पर्य है उस देश की जनसंख्या की मूलभूत विशेषताएं, जैसे आय भी हो गया, लिंग भी, साक्षरता भी, जनघनत्व भी, जीवन स्तर भी। तो अगर सभी सही हैं, सभी विशेषताएं होनी चाहिए, तो आपका उत्तर क्या सही होगा? उत्तर सही होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन एफ, प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन एफ सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात क्या है? तो इसका तात्पर्य कुल जनसंख्या में स्त्री पुरुष अनुपात से है। इसका तात्पर्य कुल जनसंख्या में स्त्री पुरुष अनुपात से है, या इसे प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या से व्यक्त किया जाता है, या ऑप्शन बी इसे प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या से व्यक्त किया जाता है, या ऑप्शन सी किसी देश का लिंगानुपात 1000 है तो इसका अर्थ हुआ स्त्री और पुरुषों की कुल संख्या बराबर है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हैं। तो लिंगानुपात क्या है भाई? तो आप समझने का प्रयास करें लिंगानुपात क्या है। तो यहाँ पे आप ये समझ लें कि 2-3 बार सेशन को देखें, आपको ये लगने लगे कि ये हमें याद हो गया है, ये पाठ हमारे समझ में आ गया है, इस पाठ की हम सही से तैयारी कर लिए हैं, तो नोटबुक में भी लिख लें। आपको
यह अस्थाई ज्ञान होगा। तो चलिए प्रश्न 3, लिंगानुपात क्या है? तो ऑप्शन ए, इसका तात्पर्य कुल जनसंख्या में स्त्री पुरुष से है, ये सही है। ऑप्शन बी, इसे प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या में व्यक्त किया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, किसी देश का लिंगानुपात 1000 है तो इसका अर्थ हुआ स्त्री और पुरुषों की कुल संख्या बराबर है। और यदि ये तीनों सही हैं तो आपका उत्तर क्या सही होगा? उपरोक्त सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? प्रश्न नंबर 14, वर्ष 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 843 है, या 943 है, या 1043 है, या 1143 है। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन बी सही होगा, 943 है। यानी 1000 पुरुष पर 943 स्त्रियां हैं, यही हुआ लिंगानुपात। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 15, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है, या तमिलनाडु है, या आंध्र प्रदेश है, या उपरोक्त सभी हैं। तो यहाँ पे आप ये पहले समझ लें कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। पर ऑप्शन डी भी देखें, उपर्युक्त सभी लिखा गया है। तो यानी कि केरल तो है ही है, तमिलनाडु भी है, आंध्र प्रदेश भी है। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष स्वरूप किस उत्तर पे जाएंगे, किस ऑप्शन पर? तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। केरल तो पहले स्थान पर ही है, पर उपर्युक्त सभी है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16, भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है, या उपर्युक्त सभी है। तो अभी अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य देखा, अब न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य तो हरियाणा भी है, जम्मू कश्मीर भी है, सिक्किम भी है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 17, भारत में स्त्रियों के प्रतिकूल लिंगानुपात का कारण क्या है? प्रश्न नंबर 17, भारत में स्त्रियों के प्रतिकूल लिंगानुपात का कारण क्या है? तो ऑप्शन ए देखें, भारत में बालकों के पालन पोषण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। भारत में बालकों के पालन पोषण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन बी, भारत में बालिकाओं की उपेक्षा की जाती है। ऑप्शन सी, कभी कभी गर्भ में ही बालिका की हत्या कर दी जाती है। या ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कारण सही हैं। प्रश्न नंबर 17,
भारत में स्त्रियों के प्रतिकूल लिंगानुपात का कारण क्या है? तो भारत में स्त्रियों के प्रतिकूल लिंगानुपात का कारण है, भारत में बालकों के पालन पोषण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन ए भी सही है। ऑप्शन बी, भारत में बालिकाओं की उपेक्षा की जाती है। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी, कभी कभी गर्भ में ही बालिका की हत्या कर दी जाती है। ऑप्शन ये भी सही, सी भी। तो उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न 17 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। उपर्युक्त सभी कारण सही हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18, स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या का कितना भाग साक्षर था? प्रश्न नंबर 18, भारत की स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या का कितना भाग साक्षर था? तो छठा भाग साक्षर था, या 16वां भाग साक्षर था, या 40वां भाग साक्षर था, या 50वां भाग साक्षर था? प्रश्न नंबर 18, स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या का कितना भाग साक्षर था? तो स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या का कितना भाग साक्षर था? तो छठा भाग साक्षर था। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या का छठा भाग साक्षर था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19, वर्ष 2011 में देश की 73% जनसंख्या साक्षर थी। वर्ष 2011 में देश की 73% जनसंख्या साक्षर थी। इस समय उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी साक्षर थी? इस समय उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी साक्षर थी? 67.7%, 57.7%, 47.7% या 37.7%? प्रश्न नंबर 19, 2011 में देश की 73% जनसंख्या साक्षर थी। इस समय उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी साक्षर है? तो ये साक्षर है 67.7%। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएं। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? प्रश्न नंबर 20, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है, मिजोरम है, गोवा है या उपर्युक्त सभी हैं? प्रश्न नंबर 20, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल भी है, मिजोरम भी है, गोवा भी है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी। अगर यहाँ पे कोई एक स्टेट का और नाम लिखा होता तब आप केरल पे जा सकते थे। चारों ऑप्शन में स्टेट का नाम होता तो आप केरल पे जा सकते थे। 3 स्टेट हैं और साथ में उपर्युक्त सभी है। तो आपका उत्तर सही होगा प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी।
अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 21, भारत में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? भारत में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान है या उपर्युक्त सभी हैं? तो आपको यहाँ पे हम बता देते हैं कि उपर्युक्त सभी आया है ऑप्शन में, इसलिए भारत में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य किस पे जाएंगे? अगर उपर्युक्त सभी नहीं होता तो बिहार पे जा सकते थे, पर ऑप्शन में ऑप्शन डी भी उपस्थित है, उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। उपर्युक्त सभी, प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 पे आ जाएं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर पाई जाती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर पाई जाती है? तो ये हरियाणा में या महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में या केरल में? तो प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, केरल में। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23 नहीं है, यहाँ पे 24 आ गया है। चलिए भाई, भारत सरकार द्वारा कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है? प्रश्न नंबर 24, भारत सरकार द्वारा कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए 12 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है, या 13 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है, या 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है, या 15 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है? तो प्रश्न नंबर 24, भारत सरकार द्वारा 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 पे आ जाएं। गंगा जमुना के मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्या कारण है? प्रश्न नंबर 25, गंगा जमुना के मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्या कारण है? ऑप्शन देखें। वहाँ की भूमि समतल है, ऑप्शन बी वहाँ की भूमि उपजाऊ है, ऑप्शन सी अनुकूल जलवायु होने के कारण कृषि भी अच्छी होती है, ऑप्शन डी यातायात की सुविधा है, ऑप्शन ई बड़े उद्योगों में रोजगार पाने के कारण, ऑप्शन एफ समुद्र तटीय मैदान में भी जनसंख्या अधिक निवास करती है, ऑप्शन जी उपर्युक्त सभी सही हैं। तो प्रश्न नंबर 25, गंगा जमुना के मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है, कारण क्या है? तो वहाँ की भूमि समतल है, ये भी कारण है, वहाँ की भूमि उपजाऊ है, ये भी कारण है, अनुकूल जलवायु के होने के कारण कृषि भी अच्छी होती है, ये भी कारण है, यातायात की सुविधा भी रहती, ये भी कारण है, बड़े उद्योगों में रोजगार पाने के कारण अधिक जनसंख्या निवास करती है, समुद्र तटीय मैदान में भी जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन जी। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन जी सही उत्तर होगा, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 26, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 26, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में
निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो जनसंख्या कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या अनुकूल कहा जाता है। जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी सही। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27, गांव के लोगों की मुख्य जीविका क्या है? गांव के लोगों की मुख्य जीविका क्या है? कृषि है, पशुपालन है, बागवानी है या ऊपर सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 27, गांव के लोगों की मुख्य जीविका क्या है? कृषि है, पशुपालन है, बागवानी है या ऊपर सभी सही हैं। तो प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ऊपर सभी सही हैं। चलिए, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उसका भी इसी सेशन में हल किया जा रहा और आपके पास भेजा जा रहा। तो ये थे बहुविकल्पी प्रश्न जिनके द्वारा आपको पाठ सरलता से, सही ढंग से, अच्छी तरीके से कंठस्थ कराया जा रहा, याद कराया जा रहा। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उन प्रश्नों का भी हल इसी के साथ आपके पास भेजा जा रहा। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ए देखें, अनुकूलतम जनसंख्या किसे कहते हैं? अनुकूलतम जनसंख्या किसे कहते हैं? तो उत्तर देखें, अनुकूलतम जनसंख्या जनसंख्या की वह स्थिति है। अनुकूलतम जनसंख्या जनसंख्या की वह स्थिति है जो देश में उपलब्ध भूमि सुविधाओं एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव न डालती हो और अपना खुद का विकास करते हुए राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती हो, अपना खुद की समृद्धि करती हो, उसे अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। फिर से, अनुकूलतम जनसंख्या जनसंख्या की वह स्थिति है जो देश में उपलब्ध भूमि सुविधाओं एवं प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव न डालती हो और अपना खुद का विकास करते हुए राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती हो, अपना खुद की समृद्धि करती हो, उसे अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर बी, मानव संसाधन के कौन से मुख्य घटक हैं? मानव संसाधन के कौन से मुख्य घटक हैं? तो उत्तर देखें, मानव संसाधन के मुख्य घटक आय, लिंग, साक्षरता, जीवन स्तर आदि हैं। प्रश्न नंबर बी, मानव संसाधन के कौन से मुख्य घटक हैं? तो मानव संसाधन के मुख्य घटक यहाँ पर आय, लिंग, साक्षरता, जीवन स्तर आदि हैं। प्रश्न नंबर सी देखें, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कौन से कारण हैं? भारत में जनसंख्या
वृद्धि के कौन से कारण हैं? तो उत्तर देखें, भारत में जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण इस प्रकार हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण इस प्रकार हैं। अशिक्षा, परंपरागत विचार, मृत्यु दर में कमी, जलवायु, दूसरे देशों से लोगों का भारत में आकर बसना, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आदि। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कौन से कारण हैं? तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण इस प्रकार हैं। अशिक्षा, परंपरागत विचार, मृत्यु दर में कमी, जलवायु, दूसरे देशों से लोगों का भारत में आकर बसना, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आदि। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर डी, जनसंख्या के वितरण में अंतर क्यों पाया जाता है? जनसंख्या के वितरण में अंतर क्यों पाया जाता है? तो इसकी व्याख्या देखें, उत्तर देखें। मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है, क्योंकि वहाँ की भूमि समतल एवं उपजाऊ है। अच्छी जलवायु होने के कारण कृषि भी अच्छी होती है। जहाँ यातायात की सुविधा एवं बड़े उद्योग में रोजगार मिलने की संभावना रहती है, वहाँ जनसंख्या अधिक रहती है। समुद्र तटीय मैदानों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। समुद्र तटीय मैदानों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। न्यूनतम जनघनत्व वाले क्षेत्र में जैसे राजस्थान के मरुस्थल, हिमालय पर्वत, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र एवं मध्य के पठार हैं। यही कारण है कि जनसंख्या के वितरण में अंतर पाया जाता है। कहीं पर जनसंख्या अधिक निवास करती है, कहीं पर जनसंख्या कम निवास करती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर ई, बढ़ती हुई जनसंख्या से हम किस प्रकार प्रभावित होते हैं? बढ़ती हुई जनसंख्या से हम किस प्रकार प्रभावित होते हैं? प्रश्न नंबर ई, बढ़ती हुई जनसंख्या से हम किस प्रकार प्रभावित होते हैं? उत्तर देखें। देश की अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के आकार में घनिष्ठ संबंध होता है। देश की अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के आकार में घनिष्ठ संबंध होता है। जब देश में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती है, तब देश आर्थिक दृष्टि से
कमज़ोर हो जाता है। तब देश आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हो जाता है एवं प्रत्येक व्यक्ति की आय में कमी हो जाती है, जिससे रहन सहन का स्तर गिरता है। अधिक जनसंख्या के कारण कुपोषण, बेरोजगारी, शिक्षा, संसाधनों का अधिक शोषण, पर्यावरण प्रदूषण आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। सर्वोत्तम जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या होती है। चलते हैं अगले पेज पे। प्रश्न नंबर 2, सही के सामने सही का चिन्ह और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें 4 प्रश्न हैं। गलत प्रश्न के सामने गलत का चिन्ह, सही प्रश्न के सामने सही का चिन्ह लगा देना है। तो प्रश्न ए है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। गलत। अधिक है, ये तो भाई गलत हो गया। प्रश्न बी, औद्योगिक नगरों एवं महानगरों में जनसंख्या अधिक रहती है। सही। औद्योगिक नगरों एवं महानगरों में अधिक जनसंख्या रहती है। सही है। भारत में जनसंख्या का वितरण समान है। नहीं, समान नहीं है, असमान है। भारत में जनसंख्या का वितरण समान नहीं है, असमान है, यानी प्रश्न नंबर सी गलत है। प्रश्न डी, अधिक जनसंख्या पर्यावरण को प्रभावित करती है। बात सही है। अधिक जनसंख्या होगी तो पर्यावरण प्रभावित होगा, तो प्रश्न नंबर डी सही है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 में ऑप्शन बी और डी सही है। प्रश्न बी और डी सही है और प्रश्न ए और सी गलत है। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो विश्व में चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या रिक्त स्थान है तो भारत की है। यहाँ पर भारत भरा जाएगा। विश्व में चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या भारत की है। प्रश्न बी देखें, जन्म दर एवं मृत्यु दर में परिवर्तन होने के कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है। यहाँ पर मृत्यु दर भरी जाएगी। मृत्यु दर, जन्म दर एवं मृत्यु दर में परिवर्तन होने के कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है। प्रश्न सी, भारत के नगरों में जनसंख्या रिक्त स्थान में क्या पूर्ति करेंगे? तेजी से बढ़ रही है। तेजी से बढ़ रही है। यहाँ पे प्रश्न सी में तेजी भरा जाएगा। बी में मृत्यु दर भरी जाएगी। मृत्यु दर। प्रश्न ए में भारत। अब प्रश्न डी, भारत में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की अधिक संख्या है। अधिक, यहाँ अधिक भरा जाएगा। प्रश्न नंबर डी में भारत में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की अधिक संख्या है। यहाँ साथ में जो ये चारों ऑप्शनों में रिक्त स्थान की पूर्ति की जाएगी रिक्त स्थान में, तो उन पूर्ति को नीचे भी दे दिया हूँ। ना समझ में आवे तो यहाँ से प्रश्न ए में भारत, प्रश्न बी में मृत्यु दर, प्रश्न सी में तेजी, प्रश्न डी में अधिक। तो इस प्रकार ये कक्षा 8 का पाठ 7 का सेशन पूरा हुआ। कोशिश किया गया कि आपको ये पाठ
सरलता से कंठस्थ हो जाएगा। अब अगले सेशन में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।